Hello everyone, welcome to Ashoka Digital Group. This is Nihal Sharma and I am your English faculty. तो आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसमें हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और वो टॉपिक है ईडियम्स एंड फ्रेजेस. ईडियम्स एंड फ्रेजेस ना हज़ारों होते हैं, तो कैसे याद किया जाए हज़ारों? तो याद आपको नहीं करना, याद हम करवाएंगे और याद नहीं करेंगे. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे यहाँ राजस्थान के या कोटपुतली के जो लोग हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप उनको कैसे पहचानते हैं? यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, तो उनको पहचानने में आपको मतलब प्रॉब्लम होती है ना, तो कैसे पहचानते हैं उनको? तो उनकी आवाज़ से, उनके ओरिजिन से, उनका कैसा आवाज़ है, उनका लहजा कैसा है, उससे हम पहचान जाते हैं ये तो हमारी साइड के हैं. तो वैसे ही हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ करेंगे. एक साइंटिफिक टेक्निक है, आप किसी चीज़ का ओरिजिन जान लो और उसको समझ जाओ कि वो कैसे निकला है उस चीज़ से, तो आपको समझ आता है. जैसे कि हम एंटोनियम सिनोनिम में करते हैं, रूट वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उससे बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं. तो ऐसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस में भी होता है. तो मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इस ईडियम में इसका मीनिंग डिराइव होता है, ईडियम से उसका मीनिंग. तो पहली तो वार्निंग है ईडियम्स एंड फ्रेजेस में कि अगर सेम आपको मिल रहा है वर्ड ऑप्शन में तो आप सबसे पहले उसको रिजेक्ट कर दीजिए. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक ईडियम होगी गेट द बॉल रोलिंग. इसका मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, बिगिन करना. आपको ऑप्शंस में मिलेगा कहीं बॉल, कहीं रोलिंग, कहीं गेट, कहीं कुछ कहीं कुछ. वो सारे ऑप्शन हटाने हैं, एलिमिनेशन लगाना है और आंसर अपनी समझदारी से इन्फ्रेंस से निकालना है. इन्फ्रेंस क्या होता है? कोई भी लाइन को पढ़ के अपनी समझदारी लगाना और उसके अंदर से उसके मीनिंग को निकालना इज इन्फ्रेंस. तो आपको ईडियम्स में इन्फ्रेंस लगाना होता है कंप्लीटली. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ईडियम एंड फ्रेजेस. हमारी पहली ईडियम है काउच पोटैटो. मेरे साथ साथ आप एक दो बार बोलिए ईडियम को, फोकस्ड रहिए. आपको ये 20, आज हम 20 ईडियम करेंगे. हम 100 ईडियम्स की सीरीज करने जा रहे हैं. आपको 100 की 100 याद होंगी. आज जो हम 20 करेंगे वो आपको 20 भी पूरी की पूरी याद होंगी, लेकिन आपको फोकस रहना पड़ेगा. काउच पोटैटो, इस इमेज को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि काउच पोटैटो क्या हो सकता है? क्या बोल सकते हैं आप इसको, पोटैटो या काउच क्या? तो पहली वार्निंग तो हमारी यही थी कि पोटैटो और काउच को हम भूल जाएंगे, ऐसा तो कुछ शब्द आएगा ही नहीं ऑप्शन में. तो अब ध्यान से देखिए, एक इंसान है, एक प्लेटफॉर्म है सोफे जैसा, उस पर पड़ा हुआ है और टीवी देखे जा रहा है और कुछ खाए जा रहा है, पढ़ा जा रहा है. लेजी सा इंसान है. तो आप इसको बोलेंगे क्या? काउच का मतलब होता है एक सोफे जैसा प्लेटफॉर्म. बहुत सारे लोगों के घर में भी होता होगा. सिनोनिम बोल सकते हैं आप सोफे का, उसको बोलते हैं काउच. एक इंसान जो काउच पे पड़ा है और पोटैटो हो चुका है. पोटैटो मतलब टीवी देखता रहता है, खाता रहता है और काउच पे पड़ा रहता है, लेजी पर्सन है. तो कैसा हो गया? पोटैटो जैसा हो गया. तो काउच पोटैटो को कैसे याद करेंगे आप? एक काउच है जिसपे एक इंसान बैठा है, इंसान ये पोटैटो ही मान लो इस इंसान को, जो कुछ करता रहता है नहीं, सिर्फ टीवी देखता रहता है. तो वो होता है काउच पोटैटो. आपको पिक्चर से समझ में आया? अब हम इसकी एक बार मीनिंग देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग है क्या. इसका एग्जैक्ट मीनिंग है एन आइडलर हु स्पेंड्स मच टाइम ऑन ए काउच वॉचिंग टेलीविजन. मतलब आइडलर, वोकैबुलरी भी थोड़ी सी देख लेते हैं. आइडलर का मतलब होता है एक लेजी पर्सन. आइडल एक वर्ड होता है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन एक मीनिंग इसका होता है लेजी. तो एक आइडलर एक लेजी पर्सन होता है जो स्पेंड्स मच टाइम, अपना सारा टाइम काउच पे पड़े पड़े टेलीविजन देखने में निकाल देता है, इसलिए उसको काउच पोटैटो कहा जाता है. एक एग्जाम्पल हम देख लेंगे जिससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा. The only thing you do all day is watch TV. You have become a real couch potato. अगर तुम पूरे दिन सिर्फ एक ही काम करोगे और वो है टीवी देखना, तो तुम एक रियल काउच पोटैटो बन जाओगे. ठीक है. काउच पोटैटो एक बार फिर से आप देख लीजिए. काउच पोटैटो क्या होता है? एक इंसान काउच पे पड़ा हुआ है और पोटैटो हो चुका है. तो काउच पोटैटो इज व्हाट? काउच पोटैटो इज अ पर्सन, इज अ आइडलर हु स्पेंड्स मच टाइम ऑन अ काउच वॉचिंग टेलीविजन. ठीक है. हमारी नेक्स्ट इडियम है टू रन अमोक. मेरे साथ साथ आप बोलते रहिए इस इडियम को. आप जितनी बार बोलेंगे, एक साइंटिफिक टेक्निक है, जितनी बार आप चीज़ों को बोलते हैं, रिवाइज करते हैं, वो उतनी ज़्यादा आपको याद हो जाती है. तो आप बार बार बोलते रहिए जिससे आपको याद हो जाए. टू रन अमोक. इस लड़की को देख के कैसी फीलिंग आ रही है आपको? बहुत खुश है क्या? ये बहुत खुश है,
बहुत परेशान है, इसको समझ नहीं आ रहा, बहुत एंग्जाइटी हो चुकी है, इसको एंशियस है बहुत ज्यादा ये कि मैं करूँ क्या क्या नहीं करूँ। तो टू रन अमोक, रन अमोक मतलब ऐसी हो चुकी है कि भागना चाहती है। रन अमोक का मतलब होता है कुछ चीज ऐसी करना अनकंट्रोलेबल। इससे ये सब चीजें गिफ्ट विफ्ट संभल नहीं रही, बहुत अनकंट्रोलेबल हो गया इसके लिए। रन अमोक का मतलब होता है कोई चीज जो अनकंट्रोलेबल हो रही हो, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। मीनिंग देख लेते हैं हम, टू रन अबाउट इन ए फ्रेंजी वे। फिर से एक बार वोकैबुलरी देखेंगे। फ्रेंजी का मतलब होता है सनक, किसी चीज की सनक लग जाना या किसी चीज को अनकंट्रोलेबल वे में किए जाना, समझ नहीं आना कुछ। तो टू रन अबाउट इन ए फ्रेंजी वे किसका मतलब है ये? टू रन अमोक। 2 बार बोलिए आप मेरे साथ, टू रन अमोक का मतलब क्या होता है? टू रन अबाउट इन अ फ्रेंजी वे, या फिर सनक में चलना। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है, आप इसको अपने डेली रूटीन में यूज करना शुरू कर दीजिए। इडियम्स को धीरे धीरे मुंह पे बैठ जाएंगी। आई वॉज अफ्रेड दैट इफ लेफ्ट द टोडलर। फिर से हम वोकैबुलरी एक बार फिर से देख लेते हैं। टोडलर मतलब क्या होता है? छोटे बच्चे को टोडलर कहा जाता है, ना समझ जो छोटा बच्चा होता है। इफ I was afraid that if left the toddler alone, she would run amok and have a hard time calming down. अगर मैंने बच्चे को अकेला छोड़ दिया तो वो परेशान हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और उसे काम डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टू रन अमोक, she would run amok, वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, मतलब भागेगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम देख लें, रन अमोक का मतलब क्या होता है? कोई चीज अनकंट्रोलेबली करना। टू रन अबाउट इन ए फ्रेंजी वे, एक फ्रेंजी वे में भागना, चिल्लाना। नेक्स्ट इडियम है हमारी टू हैव फुल हैंड्स। कोशिश कीजिए इसको देख के आप क्या समझ पा रहे हैं। टू हैव फुल हैंड्स, एक आदमी है, इसके 4 हाथ हैं। आदमी तो नहीं है ये, पर जो 4 हाथ हैं तो चारों इसके ऑक्यूपाइड हैं। एक में ये थिंकिंग कर रहा है, एक में ये लोगों से कनेक्ट हो रहा है, एक में ये कॉलिंग कर रहा है और एक में ये कुछ अपना एक्स्ट्रा काम कर रहा है। तो इसके जो 4 हाथ हैं, चारों के चारों बिजी हैं। टू हैव फुल हैंड्स मतलब पूरी तरीके से काम के अंदर रह जाना। हैव फुल हैंड्स, जो हैंड्स हैं वो भी फुल हैं आपके, कोई और दूसरे काम की गुंजाइश नहीं है। तो इसकी मीनिंग देख लेते हैं। इसकी मीनिंग है टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मतलब आपके पास बहुत सारा, मतलब बहुत सारी चीजें, आप ऑक्यूपाइड हो। एक जो हम बोलते हैं क्लास जो होती है ऑक्यूपाइड हो जाती है, क्लास ऑक्यूपाइड है भाई, अब इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। तो टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड का मतलब क्या हो गया? आपके पास, मतलब आपके पास टू हैव फुल हैंड्स। ठीक है, आई एग्जाम्पल है इसका, आई हैव माई हैंड्स फुल विद ऑल मीटिंग्स टूडे। आज मेरे पास इतनी मीटिंग्स हैं कि मैं पूरा दिन मीटिंग्स में ही बिजी हूँ। आई हैव माई हैंड्स फुल, मेरे हाथ फुल हैं आज मीटिंग्स में, कि मेरे पास इतनी मीटिंग्स हैं कि मैं आज पूरा दिन मीटिंग्स में बिजी हूँ और मैं कुछ काम नहीं कर सकता क्योंकि पूरे दिन ऑक्यूपाइड हूँ। तो एक बार फिर से बोलेंगे, टू हैव फुल हैंड्स का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपाइड रहना, टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड किसी भी काम में। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट इडियम है ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ये तो डेली रूटीन में होता होगा आप लोगों के, पलक झपकते ही कोई काम हो जाना। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ये छोटी सी बच्ची, इसका पलक झपकते ही आंख बंद करो चॉकलेट मिल जाएगी, वो ट्विंकलिंग ऑफ आई। तो इसका मीनिंग होता है वेरी क्विकली, पलक झपकते ही कोई काम हो जाना इज वेरी क्विकली कोई काम हो जाना। द मूड ऑफ द क्राउड, एग्जाम्पल है इसका, द मूड ऑफ द क्राउड कैन चेंज इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। पलक झपकते ही भीड़, क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। भीड़ का मूड पलक झपकते ही चेंज हो जाता है। 1 मिनट में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, 1 मिनट में पत्थर फेंकेंगे। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब क्या होता है? वेरी क्विकली, कोई काम बहुत जल्दी हो जाना, पलक झपकते ही हो जाना। साथ साथ बोलते रहिए आप लोग। अगली इडियम है हमारी अ टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन। आपने जैसे सामने वाले के साथ बिहेवियर किया है, सामने वाला भी आपको सेम बिहेवियर दे, सेम ट्रीटमेंट दे, वो होता है टेस्ट ऑफ आउन मेडिसिन। हमारी ही दवाई का टेस्ट मुझे ही। ठीक है, इस इंसान ने पहले इसके ऊपर चिल्लाया होगा, ये इसको सेम ट्रीटमेंट दे रहा है तो इसके पसीने छूट गए। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट दे रहा है, इसने इसको पहले चिल्लाया होगा, कुछ काम बताया होगा, अब ये उसके ऊपर इसको सेम ट्रीटमेंट दे रहा है, इसकी खुद की मेडिसिन का टेस्ट दे रहा है। टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन, टेस्ट मतलब स्वाद आ रहे हैं भाई, जो तुमने पहले किया था उसका स्वाद अब आ रहा है तुम्हें।
उसका मीनिंग क्या है? टू गेट द सेम ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट आपने पहले किसी को दिया है आपको भी सेम ट्रीटमेंट उस इंसान के द्वारा मिलना इज द टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। It's time we gave them a dose of their own medicine and simply forget to call them back. अभी समय आ गया है कि हम उनको उनकी जैसा उन्होंने हमारे साथ बिहेवियर किया था हम उनके साथ वैसा ही बिहेवियर करें, उनको उनकी ही मेडिसिन का टेस्ट दे, उनकी मेडिसिन का डोज दे और भूल जाए उन्हें फिर से बुलाना, मतलब उनके साथ उनके जैसा बिहेवियर किया जाए और उन्हें फिर से बुलाना भूल दिया जाए। अगली इडियम पे आते हैं। अगली इडियम है हमारी डाउन इन द माउथ। इस फोटो से आपको क्या समझ में आ रहा है? डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ से तो वैसे भी समझ में आ रहा होगा, मुंह लटका के बैठ जाना। मुंह लटका के कब बैठते हैं? जब समवन इज सैड, जब कोई दुखी होता है तो वो मुंह लटका के बैठ जाता है। लड़की दुखी है, डाउन इन द माउथ, मुंह लटका के बैठ जाना, दुखी हो जाना। मीनिंग देख लेते हैं, सैड और डिस्करेज्ड। मीनिंग देखने की जरूरत नहीं, आप फोटो से ही समझ जाएंगे, खुद ही बताएंगे आप मीनिंग। ओरिजिन जानना इंपॉर्टेंट है इडियम्स का। He was down in the mouth and low on self-confidence, says his mother Nina. उसकी माँ नीना ने क्या कहा? He was down in the mouth. वो बहुत सैड है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत लो है। तो डाउन इन द माउथ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सैड। एक बार फिर से बोलिए आप मेरे साथ, डाउन इन द माउथ का मतलब क्या हो गया? सैड, मुंह लटका के बैठ जाना। अगली इडियम करते हैं, साथ साथ बोलते रहिए और फोकस्ड रहिए। 20 के 20 इडियम आपको याद होंगे। गेट कोल्ड फीट, आपके घर में बोलते होंगे हाथ पैर ठंडे पड़ जाना। हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं जब क्या होता है? कोई काम करने जा रहे हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं हम। ये बच्चा देखो डर लग रहा है इसे, बहुत नर्वस हो चुका है ये, हाथ पांव ठंडे पड़ गए इसके। कोल्ड फीट मतलब पांव ठंडे पड़ जाना आपके, बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका है ये। मीनिंग देख लेते हैं इसका। मीनिंग तो हम पिक्चर से समझ जाते हैं, इडियम से ही समझ जाते हैं, तो अब फिर भी टू बिकम नर्वस एंड एंग्शियस, नर्वस हो जाना और एंग्शियस होना और रिकंसिडर करना अपने डिसीजन के बारे में। आपने कोई डिसीजन ले लिया, उसके बाद आपके हाथ पांव ठंडे पड़ गए और आप फिर से सोच रहे हो कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। एग्जाम में एक क्वेश्चन एक अप्रोच से सोल्व कर लिया, आंसर तो आ गया है, लेकिन एक बार फिर से चेक करना है, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, कौन सी अप्रोच लगाएं अब फिर से, ठीक है, चेक करने के लिए, तो अपकमिंग इवेंट और डिसीजन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो ग्रूम गेट कोल्ड फीट बिफोर हिज वेडिंग, दूल्हे के पांव ठंडे पड़ गए उसकी शादी से पहले। ग्रूम इज व्हाट? दूल्हा। दूल्हे के पैर ठंडे पड़ गए, नर्वस हो गया शादी से पहले की। व्हाट नेक्स्ट? अगला इडियम है गेट द बॉल रोलिंग। हमने पहले भी पढ़ा है गेट द बॉल रोलिंग। ये बच्चा बॉल रोल कर रहा है, किसी चीज की शुरुआत करना इज द गेट द बॉल रोलिंग। बॉल को रोल करते हुए आगे बढ़ाना, या बच्चा किस चीज की शुरुआत कर रहा है, इसका मतलब होता है स्टार्ट करना। किसी चीज को स्टार्ट करना इज गेट द बॉल रोलिंग। अपना टाइम आ गया है टाइप्स दिस। मीनिंग टू बिगिन, टू स्टार्ट सम एक्शन, टू सेट इन मोशन, मोशन में आ जाना, स्टार्ट करना या बिगिन करना किसी चीज को, क्या कहलाता है? गेट द बॉल रोलिंग। एग्जाम्पल क्या है इसका? डिड यू एवर गेट द बॉल रोलिंग ऑन योर प्लान्स टू बिल्ड ए शेड? क्या तुमने अपने प्लान्स के लिए कभी शुरुआत की है? प्लान तो बहुत बना के रख रखे हैं, या कभी उनके लिए शुरुआत की है? तो ये टाइम आ गया है, लेट गेट द बॉल रोल, बॉल को अब रोल करो, काम शुरू करो। एक बार फिर से देख लेते हैं, गेट द बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट, किसी चीज को स्टार्ट करना, गेट द बॉल रोलिंग। हमारी अगली इडियम है ग्रीस समवन्स पाम। बहुत इजीली पिक्चर से समझ में आ रहा होगा आपको। पाम का मतलब होता है हथेली, ये वाला पार्ट इज पाम। ग्रीस, थोड़ा आप पिक्चरों में देखते होंगे ना, ग्रीस लगा दीजिए पाम पे, कुछ जेब ढीली करे टाइप्स। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज मनी एंड दिस इज ब्राइब, रिश्वत। किसी को रिश्वत देना, ब्राइब समवन इज ग्रीस समवन्स पाम। किसी के पाम, ये चुपके से इसके पाम पे पैसे रख रहा है, ग्रीस समवन्स पाम। तो इसका आंसर क्या हो गया? मीनिंग क्या होगा इसकी? टू ब्राइब ए पर्सन, एक पर्सन को रिश्वत देना इज ग्रीस समवन्स पाम। ठीक है, बहुत इजी है, बोलते रहिए आप लोग मेरे साथ और फोकस रहिए। 20 के 20 इडियम जब हम टेस्ट लेंगे तो आप में से कोई फर्स्ट आएगा। द पर्सन ग्रीस द पाम ऑफ द पुलिस टू पास द ट्रक फुल ऑफ गन्स। अपने गन से भरे हुए ट्रक को पास करवाने के लिए
उन्होंने पुलिस ग्रीस द पाम ऑफ द पुलिस के पाम को ग्रीस किया, मतलब पुलिस को रिश्वत दी गई और फिर अपना ट्रक पास करवाया गया। तो ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है? ग्रीस समवंस पाम। तेल ग्रीस का मतलब तो जानते होंगे सब लोग, ग्रीस करना पाम को, तो क्या? पैसे देना, किसी को रिश्वत देना, इज ग्रीस समवंस पाम, टू ब्राइब अ पर्सन। चलिए नेक्स्ट है हमारा हियर ऑन द ग्रेप वाइन। हियर ऑन द ग्रेप वाइन मतलब ग्रेप्स का, अंगूरों का गुच्छा देखा आपने, एक से एक जुड़े हुए होते हैं, अगर एक अंगूर को टच कर दो सारे हिल जाते हैं। अगर एक लड़की को अपने बात बता दी, लड़की या लड़का कोई भी, अगर आपने उनको बात बता दी तो वो सब में फैलेगी, वो इसको बताएंगी फिर इसको बताएंगी, या लड़के भी सेम चीज करते हैं, तो ये सेम चीज होती है। तो क्या होता है इसका मतलब? अफवाहें, कुछ बात हो चाहे ना हो हमने तो फैलानी है, तो वो क्या हो गया? रूमर्स। क्या बोलते हैं? रूमर्स। रूमर्स इज अफवाहें, फेक चीजें जो ऐसा फैक्ट नहीं है, प्रूवन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बोले जा रहे हैं। तो क्या होगा? मीनिंग टू हियर रूमर्स अबाउट समवन और समथिंग। हियर ऑन द ग्रेप वाइन मतलब अंगूरों के गुच्छे से सुना है, वहां से बात आई है, अंगूरों से भिड़ भिड़ के, मतलब रूमर्स हैं, किसी के बारे में रूमर्स आए हैं किसी के द्वारा। टू हियर रूमर्स अबाउट समवन और समथिंग, किसी चीज के या किसी इंसान के बारे में रूमर्स सुनना इज हियर ऑन द ग्रेप वाइन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। आई हर्ड ऑन द ग्रेप वाइन दैट सलमान इज गेटिंग मैरिड। सबसे बड़ी अफवाह तो यही है, सलमान खान की शादी, सलमान इज गेटिंग मैरिड। मुझे आई हर्ड ऑन, मेरे पास एक उड़ती उड़ती खबर आई है, रूमर आया है एक कि सलमान खान इज गेटिंग मैरिड, सलमान खान की शादी होने वाली है। हमारी 10 इडियम पूरी हो चुकी है, एक बार फिर से आप सारी देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। यहीं से बिना मीनिंग देखे पढ़ेंगे हम। काउच पोटैटो, एक लेजी पर्सन जो काउच पे पड़ा पड़ा टीवी देखता हो और कुछ ना करता हो, हु इज काउच पोटैटो। ठीक है, मीनिंग में देख लीजिए आप, एन आइडलर हु स्पेंड्स मच टाइम ऑन अ काउच वॉचिंग टेलीविजन। नेक्स्ट इडियम है हमारी टू रन अमोक। रन अमोक मतलब अनकंट्रोलेबली, बिना किसी कंट्रोल के भागना या कोई काम ऐसा करना जिसको रोकना मुश्किल हो। टू रन अबाउट इन अ फ्रेंजी वे, सनक में आ जाना, किसी चीज की सनक में आ जाना। ठीक है, टू रन अमोक। टू हैव फुल हैंड्स, टू हैव फुल हैंड्स मतलब ऑक्यूपाइड होना, सारे हाथ बिजी होना, कुछ और काम होना ही नहीं, और काम की जगह ही नहीं बचना। टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड, टू हैव फुल हैंड्स मतलब टू हैव फुल्ली ऑक्यूपाइड। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई इज पलक झपकते ही काम हो जाना, वेरी क्विकली। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई इज वेरी क्विकली, तुरंत काम हो जाना इज ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। अगला है अ टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन, तुम्हारी खुद की दवाई का तुम्हें टेस्ट देना कि लो भाई तुम। सेम बिहेवियर करना, सेम ट्रीटमेंट देना किसी को जो उसने आपको दिया है, टू गेट द सेम ट्रीटमेंट, या फिर जो आपने किसी के साथ किया है सेम सामने वाला इंसान भी आपके साथ सेम ट्रीटमेंट करेगा, उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ ऑन मेडिसिन। उसके बाद हम आते हैं डाउन इन द माउथ, सैड, मुंह लटका के बैठ जाना, डाउन इन द माउथ है सैड होना, डिस्करेज होना, सैड और डिस्करेज हो जाना। ठीक है, अगला है हमारा गेट कोल्ड फीट, पाँव ठंडे पड़ जाना, हाथ पाँव ठंडे पड़ जाना, सबको पता है। नर्वस, नर्वस हो जाना, ये बच्चा दिख रहा है आपको नर्वस है, मीनिंग देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, खुद से आना चाहिए। टू बिकम अ नर्वस और एंशियस एंड रिकंसीडर डिसीजन अबाउट अपकमिंग इवेंट। टू गेट द बॉल रोलिंग, तो लिखा हुआ है टू स्टार्ट, किसी चीज की शुरुआत करना, बॉल को रोल करना। टू गेट द बॉल रोलिंग, मीनिंग है इसका टू बिगिन, टू स्टार्ट सम एक्शन, और टू सेट इन मोशन, मोशन में आ जाना, ये किसी चीज को स्टार्ट करना। अगला है ग्रीस समवन्स पाम, किसी की पाम को ग्रीस करना, किसी को रिश्वत देना, ब्राइब समवन। टू ब्राइब अ पर्सन, किसी को रिश्वत देना, इज ग्रीस समवन्स पाम। हियर ऑन द ग्रेप वाइन, अंगूरों के गुच्छों से सुन के आना बातें, इज रूमर्स, किसी के बारे में रूमर्स सुनना। टू हियर रूमर्स अबाउट समवन और समथिंग। आप ये वर्ड्स भी याद कर सकते हैं जिनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। रूमर्स और ये, इनका मेन ओरिजिन याद कर लीजिए, पूरा सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है, मेन ओरिजिन आपको याद होगा, आप किसी भी इडियम का मतलब निकाल देंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, कोई भी इडियम आप देखेंगे आपको उसका मतलब निकालना आ जाएगा, हम आपको वो टेक्निक सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगली हमारी इडियम है नकल सैंडविच। नकल सैंडविच क्या होता है, इससे देख के आपको क्या समझ में आ रहा है?
सैंडविच तो ठीक है, लेकिन ये तो हमारी ट्रिक है कि ये सब तो लिखा हुआ होगा ही नहीं इडियम में, तो फिर और चीज क्या है यहाँ पे, पंच। सैंडविच कहाँ जा, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि सैंडविच कहाँ जाता है, माउथ में, माउथ में खाते हैं हम सभी चीज, और ये किया है पंच। तो नकल सैंडविच का मतलब क्या होता है, एक पंच पड़ना माउथ के ऊपर, ये पंच याद रखिएगा आप, सैंडविच में पंच, नकल सैंडविच, ए पंच इन द माउथ, आपके मुंह के ऊपर एक मुक्का मारना, नकल सैंडविच। सीधा नहीं बोल सकते आप किसी को, इडियम्स में बोल दीजिए, आई विल गिव यू ए नकल सैंडविच। इफ यू कीप मूविंग मी, अगर तुम मुझे हिलाते रहोगे, परेशान करते रहोगे, यू आर गोइंग टू गेट अ नकल सैंडविच, तुम्हें एक, यू गेट अ पंच ऑन योर माउथ, तुम्हें एक मुक्का मिलेगा तुम्हारे मुंह के ऊपर। नकल सैंडविच समझ में आया सब लोगों को, पंच ऑन ए माउथ। अगली इडियम है हमारी, टू गेट डाउन द ब्रास टैक्स। इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, गेट डाउन द ब्रास टैक्स को, ये जो एक इंसान है ये बहुत डिटेल स्टडी कर रहा है किसी चीज की, बहुत ध्यान से। देखिए इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ब्रास एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल होता है, ब्रास के बारे में अपन जितना पढ़ते हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं ब्रास के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ से आया ये इडियम कि ब्रास टैक्स मतलब गेट डाउन द ब्रास टैक्स, ब्रास टैक्स को लो और समझो, व्हाट, डिटेल स्टडी करना किसी चीज की, डील विद इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ डील करना इज व्हाट, गेट द ब्रास टैक्स, गेट डाउन द टू ब्रास टैक्स। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, लेट्स गेट डाउन टू ब्रास टैक्स सो दैट एवरीवन हैज अ गुड ग्रास्प ऑन द प्रोजेक्ट ओवरऑल बिफोर वी स्प्लिट अप टू डू आवर सेपरेट पार्ट। इसका मतलब क्या है, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ आप डील कर लो पहले ही, ताकि हमारी प्रोजेक्ट के ऊपर ग्रास्प हो जाए, यानी कि ग्रास्प इज व्हाट, पकड़, हमारी प्रोजेक्ट के ऊपर पकड़ हो जाए। आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ पहले ही डील कर लीजिए सबको, इससे पहले कि हम अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट हो जाए। तो गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, दो बार बोलिए आप लोग मेरे साथ, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स का मतलब क्या होता है, डील विद इंपॉर्टेंट डिटेल, डील विद इंपॉर्टेंट डिटेल। इसमें आप इतना याद रखेंगे, ब्रास इज इंपॉर्टेंट मेटल, ब्रास एक इंपॉर्टेंट मेटल है, तो इस ईडियम का मतलब इंपॉर्टेंट डिटेल से है, तो भी आपका आंसर 100% सही होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वही आपको ओरिजिन याद करना है, ईडियम्स तो बहुत सारे हैं। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन मतलब चाहे बड़ी, चाहे मोटी, चाहे पतली परिस्थितियां, ये देखिए हम साथ साथ हैं चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, ये दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए, थ्रो थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में, चाहे बड़ी चाहे छोटी, किसी कैसी भी परिस्थिति, मीनिंग क्या है, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस इज व्हाट, परिस्थितियां, हर परिस्थिति में साथ रहना, थ्रू थिक एंड थिन, किसी भी तरीके से हम जॉब पाकर रहेंगे थ्रू थिक एंड थिन। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है इसका, our company has survived through thick and thin and we will able to get through this ordeal as well। हमारी कंपनी सर्वाइव करेगी हर सर्कमस्टेंसेस में, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस आ जाएं, कैसी भी परिस्थितियां हो, हमारी कंपनी सर्वाइव करेगी थ्रू थिक एंड थिन एंड वी विल बी एबल टू गेट थ्रू दिस ऑर्डिल एज वेल, और हम इस डील को भी पूरा कर लेंगे। थ्रू थिक एंड थिन इज व्हाट, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। कई बार ईडियम्स को अगर उसे टफ बनाना होता है क्वेश्चन को, तो सेंटेंस में फ्रेज करके भी आपके सामने डाल देता है और पहचान करवाता है कि अब इसका मीनिंग बताओ, तो वो तो ज्यादा इजी हो जाता है। आपको ये मतलब पता होना चाहिए, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं करना, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस से रटते नहीं जाना, आपको ओरिजिन देखना है कि वो बन कहाँ से रहा है, उसका मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो एग्जैक्ट मतलब क्या है, किसी भी परिस्थिति में, थिक एंड थिन से मतलब है कैसी भी बड़ी चाहे छोटी कैसे परिस्थिति आ जाए। अगली हमारी इडियम है गेट द सैक। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, गेट द सैक, बॉस है, बॉस ने इसको बाहर निकाल दिया, फायर्ड मतलब क्या होता है, नौकरी से निकाल देना, फायर्ड इज नौकरी से निकाल देना, गेट द सैक। सैक का मतलब होता है एक बोरा, कट्टा, पहले ये चीजें हमारे काम की थी तो हमारे घर में पड़ी हुई थी, ठीक है, अब ये हमारे काम की नहीं है तो हमने इसको इस बोरे में डाल दिया।
गेट द सैक, ये चीजें सैक में। पहले ये इंसान काम का था तो ये ऑफिस के अंदर था, अब ये इस इंसान की जरूरत नहीं है तो इसको बाहर निकाल दिया गया, फायर्ड कर दिया गया जॉब से। तो गेट द सैक क्या बोलते हैं? गेट द सैक का मतलब होता है डिसमिस्ड फ्रॉम, किसी चीज से निकाल देना, किसी चीज से निकाल देना इज गेट द सैक, डिसमिस्ड फ्रॉम। एग्जाम्पल देखेंगे हम। I will get the sack if I arrive at the office late the week. अगर मैं इस वीक ऑफिस लेट आया तो मुझे डिसमिस कर दिया जाएगा, ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। गेट द सैक का मतलब क्या होता है? डिसमिस्ड फ्रॉम, कहीं से निकाल देना, फायर्ड कर देना। अगली इडियम है हमारी शेक इन द शूज। शूज के अंदर शेक करना। शेक मतलब क्या होता है? शेक करते हैं आप बोतल को, कॉफी की बोतल शेक होती है। शेक का मतलब क्या होता है? हिलाना। पैर जूते में भी कांप रहे हैं, शेक कर रहे हैं। कैसे? सामने भूत देख लिया, ये जूते पहन के बेड पे चढ़ गया, अब ये इसको डांट रहा है तो इसके पैर जूते में भी कांप रहे हैं। शेक इन शूज मतलब इतना डर लग रहा है। ट्रेम्बल इन फियर, फियर में हो, डर में हो तो शेक इन शूज, पैर जूतों में भी कांप रहे हैं तो ट्रेम्बल इन फियर। एग्जाम्पल क्या है? That poor kid is shaking in his shoes up there on the stage. स्टेज के ऊपर जाने से मतलब स्टेज के ऊपर जो बच्चा खड़ा है उसके पैर जूते में भी कांप रहे हैं, मतलब उसे डर लग रहा है वहां पे। ठीक है, इसका एक और इडियम देखा था हमने, नर्वस हो जाना। स्टेज पे जाता है जब बच्चा, गेट कोल्ड फीट, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। लिंक भी करना अच्छी बात होती है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है। पुअर से आप लोग क्या समझते हैं? थोड़ा सा ऑफ द लाइन जा रही हूँ लेकिन फिर भी, पुअर से आप लोग क्या समझते हैं? गरीब नहीं। पुअर, यहाँ पर पुअर इज अ एडजेक्टिव, पुअर एक एडजेक्टिव है एंड किड इज नाउन, और किड एक नाउन है। तो यहाँ पे पुअर गरीब नहीं है, गरीब बच्चा नहीं, पुअर मतलब बेचारा। पुअर को हम बोलेंगे बेचारा। जब पुअर एज ए नाउन यूज होता है तब उसका मतलब गरीब होता है, लेकिन जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है वी कैन कॉल हिम व्हाट? बेचारा। चलिए ठीक है, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी आपकी। हम अपने इडियम्स पे आ जाते हैं। शेक इन शूज, शेक इन शूज का मतलब क्या होता है? डर में रहना, जूतों में भी कांपते रहना। ट्रेम्बल इन फियर, डर। अगली इडियम है इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फिस। कितने आराम से बच्चा सो रहा है, सपने देख रहा है, क्या बोलेंगे आप इसे? सोना। इन द आर्म्स ऑफ, आर्म्स मतलब गोदी में। जब छोटे बच्चे सोते थे घर में तो बोलती थी ना मम्मियाँ कि भाई कोई भगवान आते हैं और इनको सुलाते हैं तो ये ऐसे मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे सपने देखते हैं, तो वो भगवान है ये देखिए। मॉर्फियस क्या है? रोमन गॉड है ऑफ स्लीप एंड ड्रीम्स। मॉर्फियस एक रोमन गॉड है जो कि स्लीप और ड्रीम से रिलेशन रखते हैं अपना। तो यहाँ से इसका मीनिंग आया, इसका ओरिजिन यहाँ से है। इसको याद रखिएगा आप कि ये वो है रोमन गॉड। साउंड स्लीप, साउंड स्लीप का मतलब क्या? साउंड यहाँ पे आवाज नहीं है, साउंड यहाँ पे बहुत प्यारी नींद, अच्छी नींद लेना, साउंड स्लीप। एग्जाम्पल क्या है? The instant pupils start talking about the deficit of my my eyelids drop and I go in the arms of Morpheus. मैं arms of Morpheus मतलब गोद में चले जाना, उसके साउंड स्लीप ले लेना। जैसे ही लोग about the deficit मतलब कि जो कमी आ रही है उसके बारे में बात करने लगे तो मैंने अपनी आईलिड्स को बंद किया, नीचे झुकाया, बंद किया और मैं आर्म ऑफ मॉर्फिस में चला गया, मैं सो गया, अच्छी नींद ले ली मैंने। तो इसका मतलब क्या होगा? इन द आर्म्स ऑफ साउंड स्लीप इन गॉडेस के। ये याद रखिएगा आप, ये गॉडेस स्लीप के, इन द आर्म ऑफ मॉर्फिस मतलब स्लीप, अच्छी नींद लेना। नेक्स्ट इडियम है हमारी टू कास्ट ए स्लर अपॉन। स्लर मतलब क्या होता है? कलंक, कलंक या धब्बा मान सकते हैं। टू कास्ट ए स्लर अपॉन मतलब ये, इसको इससे छुटकारा चाहिए, हमें उस धब्बे को हटाना है। ये इनको दर्द बहुत हो रहा है लेकिन ही वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, ये इनको छुटकारा चाहिए। मीनिंग क्या होगा हमारा? टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा लेना किसी चीज से। टू कास्ट अ स्लर अपॉन, स्लर अपॉन। दो बार बोलिए आप इस चीज को, टू कास्ट अ स्लर अपॉन। जहां लगता है कि नहीं समझ आ रहा है और नहीं याद हो रही है, दो बार बोलिए, फिर से बोलिए। टू कास्ट अ स्लर अपॉन, टू कास्ट अ स्लर अपॉन। टू कास्ट अ स्लर अपॉन क्या होगा?
टू गेट रिड ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पाना। बहुत सही। अगली इडियम है हमारी मेंड हिज वेज। वेज का टू कास्ट अ स्लर अपॉन, क्या होता है टू कास्ट अ स्लर अपॉन का मतलब टू गेट रिड ऑफ, किसी चीज से आपको छुटकारा पा जाए, उसका मतलब था टू कास्ट अ स्लर अपॉन। ऐसे ऐसे जब हम ओरिजिन याद कर रहे हैं इडियम्स का तो याद होंगी, आप एक दो बार रिवीजन कीजिए क्लास के बाद, एक बार फिर से इस क्लास को देखिएगा 1.5 स्पीड पे देखिएगा, आपको अच्छे से याद होंगी। लास्ट में जब आप क्लास खत्म होगी तो आपको पता चलेगा 10 की 10 ईडीएम हुई और 10 की 10 ईडीएम आपको कंप्लीट याद है। ठीक है, टू गेट रिड ऑफ, इसका हम एग्जाम्पल देखने वाले थे। इसका एग्जाम्पल है मीनूज इलोपमेंट। इलोपमेंट मतलब क्या होता है? एस्केप। जब हम वोकैबुलरी करेंगे तो आपको इन सब शब्दों के मतलब ही आराम से पता चल जाएंगे, वो भी हम रूट वर्ड से करेंगे तो आप आराम से पता लगा सकेंगे। तो मीनूज इलोपमेंट विद हर बॉयफ्रेंड कास्ट अ स्लर अपॉन हर फैमिली, उसे अपनी फैमिली से दूर कर दिया उसकी, या फिर उसकी फैमिली को गेट रिड ऑफ कर, मतलब मीनू को उसकी फैमिली ने गेट, मीनू से छुटकारा ले लिया उसकी फैमिली ने जब मीनू अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तो व्हाट इज कास्ट? टू कास्ट अ स्लर अपॉन इज टू गेट रिड ऑफ। अगली इडियम है हमारी मेंड हिज वेज। मेंड हिज वेज मतलब वेज क्या होते हैं? रास्ते। अपने रास्ते मेंड करना, अपने रास्ते बनाना, इम्प्रूव करना, उनके ऊपर नई नए काम करना। मेंड हिज वेज मतलब इम्प्रूव कर रही है। ये लड़की पहले ड्रिंक भी करती थी, स्मोकिंग भी करती थी, फास्ट फूड भी खाती थी, अभी क्या कर रही है? मना कर रही है इन सब चीज़ों की, मुझे अल्कोहल भी नहीं चाहिए, मुझे सिगरेट नहीं चाहिए, मुझे फास्ट फूड नहीं चाहिए। क्या कर रही है? इम्प्रूव कर रही है। मेंड हिज वेज, अपने वेज को मेंड कर रही है, अपने वेज को सुधार रही है, अपने रास्तों को सही बना रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? मेंड हिज वेज, इम्प्रूव वंस हिज हैबिट, किसी इंसान के द्वारा अपनी हैबिट्स को सुधार करना, इम्प्रूव करना इज मेंड हिज वेज। अपने रास्तों को सही बनाना इज मेंड हिज वेज। इम्प्रूव वंस हिज हैबिट, किसी इंसान के द्वारा अपनी हैबिट को इम्प्रूव करना इज मेंड हिज वेज। एग्जाम्पल क्या है इसका? She told John to clear out of the house if he couldn't mend his ways. उसने जॉन को कहा कि तुम मेरे घर से दूर रहो जब तक, अगर तुम अपनी आदतों में सुधार नहीं कर सकते, अगर तुम अपने वेज को मेंड नहीं कर सकते, अपने आदतों में सुधार नहीं कर सकते, इंप्रूव नहीं कर सकते, तो मेरे घर से दूर रहो। क्लियर आउट। मेंड हिज वेज का मतलब क्या होगा? एक बार फिर से बोलिए आप। मेंड हिज वेज का मतलब इम्प्रूव, इम्प्रूव हैबिट्स, हैबिट्स को इम्प्रूव करना इज मेंड हिज वेज। अगली इडियम है हमारी ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्ट क्या होती है? फिस्ट होती है आपकी मुट्ठी। मुट्ठी इज अ फिस्ट। इस इमेज से आपको देख के क्या समझ आ रहा है? एक इंसान है, इसकी मुट्ठी में पैसा है और ये पैसा इससे छूट नहीं रहा है, मुझे किसी को नहीं देना, मुझे खर्च नहीं करना। क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब एक इंसान जो अपने मुट्ठी में पैसा रखता है लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहता। क्या बोलेंगे? कंजूस नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे फ्रूगल। अब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम कंजूस और ये सब शब्द भूल जाएंगे और हम इंग्लिश में बोलेंगे उसे फ्रूगल। उसे खुद को भी नहीं पता फ्रूगल, बट फ्रूगल इज नॉट अबाउट द कंजूस। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब किफायती, देख के खर्च करने वाला, पैसे नहीं उड़ाने वाला, समझदारी से पैसे खर्च करने वाला है इकोनॉमिकल। अ फ्रूगल पर्सन, जो पैसे कम खर्च करता हो। एग्जाम्पल है इसका, वी बोथ टू क्लोज फिस्टेड टू द डियरेस्ट इन आवर लाइफ। क्लोज फिस्टेड है हम हमारी जिंदगी के लिए, हम दोनों ही क्लोज फिस्टेड है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्या होता है क्लोज फिस्टेड पर्सन? फ्रूगल मतलब इकोनॉमिकल, पैसे जिससे खर्च ही ना हो, उसकी मुट्ठी के अंदर पैसे बंद है, पैसे छूटेंगे ही नहीं, क्लोज फिस्टेड है। क्लोज फिस्टेड है, पैसे हैं मुट्ठी में लेकिन वो खर्च नहीं करेगा, इज इकोनॉमिकल पर्सन, क्लोज फिस्टेड। क्लियर हो गया सब लोगों को? लास्ट इडियम है हमारी
व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब किसे बोलते हैं? ये जो लोग व्हाइट कपड़े पहन के बैठ जाते हैं और काम करते हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब हो जाती है? बिल्कुल नहीं, सब जगह व्हाइट कपड़े पहन के थोड़ी बैठ सकते हैं आप। जो लोग नीचे जो काम करते हैं, सफाई करते हैं, अगर वो रोज व्हाइट कपड़े पहन के जाएं तो व्हाइट कपड़े तो गंदे हो जाएंगे। तो व्हाइट कॉलर जॉब किस लिए बोली जाती है? जहाँ ऑफिस में बैठ के आराम से काम करना होता है, जो क्लेरिकल वर्क होता है, इज व्हाइट कॉलर जॉब। मीनिंग सबको व्हाइट कॉलर जॉब ही चाहिए होती है। हु वांट्स ब्लू कॉलर जॉब? सबको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए होती है। वर्क रिलेटेड टू मेंटल और क्लरिकल वर्क सच एज इन ऑफिस, जो काम ऑफिस में किया जाए, क्लरिकल वर्क हो, मेंटल वर्क हो, जो काम दिमाग से किया जाए, जिसमें मेहनत ना हो, दिमाग से काम हो, या क्लरिकल वर्क हो, उस काम को बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। एग्जाम्पल, working in a white collar job affects the social life of the Aman. She is not able to meet his friends. व्हाइट कॉलर जॉब ने अमन की सोशल लाइफ को इतना अफेक्ट कर दिया कि वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाता। व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब एक रिस्पॉन्सिबल जॉब, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। व्हाइट कॉलर जॉब क्लियर हो गया। एक बार फिर से हम 10 जो हमारी नई इडियम्स हैं उनका रिवीजन करते हैं। पहली इडियम थी हमारी नकल सैंडविच, अ पंच इन माउथ, माउथ मुंह के ऊपर मुक्का, पंच इन माउथ इज नकल सैंडविच, ठीक है, अ पंच इन द माउथ। अगली इडियम है हमारी गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। ब्रास इज इंपॉर्टेंट मेटल, कैसे याद किया था हमने? गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, ब्रास इज इंपॉर्टेंट मेटल, तो डील विद इंपॉर्टेंट डिटेल्स, डील विद इंपॉर्टेंट डिटेल्स इज गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, डील विद इंपॉर्टेंट डिटेल्स, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन को कैसे याद किया था? चाहे मोटी, चाहे पतली, चाहे बड़ी, चाहे छोटी, कैसी भी परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस, हम साथ रहेंगे चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं। तो थ्रो थिक एंड थिन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। अगला है हमारा गेट द सैक। गेट द सैक, सैक मतलब क्या होता है? बोरा। जो चीज अब हमें नहीं चाहिए उसको बोरे में डाल दिए, डिसमिस कर दिया, अब हमें नहीं चाहिए, फायर कर दिया गया इसको, dismissed from। get the sack मतलब dismissed from। shake in shoes, shoes में भी आपके पैर शेक होना, डर लगना बहुत ज्यादा, खड़े हो जूतों में भी पैर लड़खड़ा रहे हैं, डर लग रहा है बहुत ज्यादा, shake in shoes। tremble in fear, shake in shoes। in the arms of Morpheus, Morpheus क्या है हमारे? रोमन गॉड है, किसके? स्लीप और ड्रीम के, तो साउंड स्लीप। in the arms of, उनके गोद में, साउंड स्लीप। टू कास्ट अ स्लर अपॉन, किसी चीज से छुटकारा पाना, रिड ऑफ, किसी धब्बे को हटाना, मिटाना, टू गेट रिड ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पाना, इज व्हाट? टू कास्ट अ स्लर अपॉन। मेंड हिज वेज, अपने वेज को मेंड करना मतलब इम्प्रूव करना, रास्तों में सुधार करना, हैबिट्स में इम्प्रूव करना। लड़की अपनी हैबिट्स में इम्प्रूव कर रही है, इम्प्रूव वंस हिज हैबिट्स। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज फिस्टेड पर्सन इज फ्रूगल। अब आप किसी को बोलना हो तो फ्रूगल बोलेंगे आप लोग आज से। क्लोज फिस्टेड पर्सन इज फ्रूगल। इकोनॉमिकल, जिससे पैसे खर्च ना होते हो, जिसकी मुट्ठी में पैसे हैं लेकिन खर्च नहीं होंगे क्योंकि वो समझदारी से खर्च करता है, इकोनॉमिकल है, किफायती है। अ फ्रूगल पर्सन, फ्रूगल पर्सन कौन होगा? क्लोज फिस्टेड। अगली थी हमारी इडियम व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब मतलब ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्लरिकल वर्क जो ऑफिस में हो रहा हो। वर्क रिलेटेड टू मेंटल और क्लरिकल वर्क सच एज इन ऑफिस, उसको क्या कहेंगे? व्हाइट कॉलर जॉब। ये थी आपकी आज की 20 इडियम्स, सबको याद हो गई होंगी। नेक्स्ट इडियम्स करेंगे हम अगली क्लास में, फिर से 20 इडियम्स, ऐसे करके हम 5 क्लास लगाएंगे 100 इडियम्स की। 100 की 100 इडियम्स आपको याद होंगी, और सिर्फ 100 ही नहीं, आपको इडियम्स का ओरिजिन पता चल जाएगा कि हमें उसका मीनिंग कैसे डिराइव करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।